हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारे इस न्यू सेशन का आज पहला लेक्चर है और ये लेक्चर है बायोलॉजी का। तो मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हूँ, मैं आपको बायोलॉजी टीच करूँगी। हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो बता देती हूँ। इसमें हम 11th 12th का बोर्ड्स, साथ के साथ हम नीट का सिलेबस कवर करेंगे। किसका सिलेबस कवर करेंगे? साथ के साथ हम नीट का सिलेबस कवर करेंगे। और इस सिलेबस के साथ साथ हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके नीट में भी आ सकते हैं या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं जो आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए देते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो होगा, हमारा मेन फोकस होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को समझना, हर एक एनसीईआरटी की लाइन को याद करना और आपको याद करवाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको बस हमें थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। हमारे जो लेक्चर्स हैं, आपने जो कोर्स लिया है, ये जो लेक्चर्स आप पढ़ेंगे, इन लेक्चर्स में आपको करना क्या है? आपको उनको नोट डाउन करना है। आपको साथ साथ ये जो नोट्स होंगे, जो क्लास नोट्स होंगे, एक सेकंड में इस टेबल को साइड में कर दूं। जो ये क्लास नोट्स होंगे, इनको आपको ऐसे प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट समझ रहे हैं आप सब? प्रिंट जैसे कि आज मैंने ये लेक्चर पढ़ाया आपको, तो आपको इसका प्रिंट निकलवाना है। हो सके तो आप इसका कलर्ड प्रिंट निकलवाएं, क्योंकि आप जितना कलर्ड प्रिंट निकलवाएंगे आपको उतना ही मजा आएगा बायोलॉजी पढ़ने में, आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोर देन इंपॉर्टेंट है। और आप ये एक बात याद रखें कि जो भी चीजें जो मैं आपको बताऊं, एक्स्ट्रा चीजें, आप ये मत समझना कि एक्स्ट्रा हैं, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ सकती हैं। बोर्ड्स में तो मे भी नहीं आएंगी, बट जैसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें इनके आने के चांसेस हैं। मान लो अपने नीट में 90 क्वेश्चंस का एवरेज लेते हैं, वैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं, उसमें से आपको कुछ एक ही करने होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अपने को 90 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो 90 क्वेश्चंस में से कम आपके ये मान लो 85 क्वेश्चन इन लेक्चर्स को देख के हो जाएंगे। और जो थोड़ा बहुत कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगी, उनमें से एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चंस आपके वैसे हो जाएंगे। तो हम मान सकते हैं कि आपके 87 to 88 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 आप सिर्फ और सिर्फ इन लेक्चर्स को देखे और इन लेक्चर्स पर इंप्लीमेंट करके स्कोर कर सकते हैं। और बायोलॉजी हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक अच्छा वेटेज लेके चलती है, उसका वेटेज काफी ज्यादा है और इस वेटेज के अकॉर्डिंग बायोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कई बच्चों को बायोलॉजी याद करने में मुश्किल होती है, एग्जाम्पल्स याद करने में मुश्किल होती है, कई बार कुछ चीजें याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन हमारी कोशिश आपके साथ यही रहेगी कि हम आपको इतना अच्छे से हर एक मुश्किल चीज की ट्रिक बताएं ताकि आपको YouTube पर या फिर किसी भी रेफरेंस चीज पे आपको उसको समझना ना पड़े, आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट हो। तो बच्चों, आज हम अपना इस सेशन का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इस फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 11th का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब पूछोगे कि मैम आप ये पहले क्यों शुरू करवा रहे हैं? मैं ये शुरू इसलिए करवा रही हूँ बिकॉज अभी हमने क्या करना है बच्चों, अभी हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को पहले पढ़ना है। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के खत्म होने के बाद हम साइटोलॉजी पढ़ेंगे, सेल की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कुछ 12th के टॉपिक्स पढ़ेंगे। ये सब हम इतने कोऑर्डिनेटेड वे में चलेंगे। मान लो अगर हम ह्यूमन फिजियो कर रहे हैं तो हम 11th की ह्यूमन फिजियो के साथ साथ हम 12th की भी ह्यूमन फिजियो करें, ताकि आपको कोरिलेट करने में वो इजी हो। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो देखें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का मतलब क्या है कि जो एनिमल्स हैं, जो क्या हैं, एनिमल्स हैं, हम भी एनिमल्स के अंदर आते हैं। बहुत सारे हमने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो एक्चुअल में बहुत सारे एनिमल्स हैं,
अब हमें ये देखना है कि उन एनिमल्स के अंदर उनकी जो स्ट्रक्चर जो बन रही है वो कैसे बन रही है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखें, अपनी ये सारा का सारा आपका एनसीईआरटी से है, साथ के साथ आउट ऑफ एनसीईआरटी जो जो चीजें आ सकती हैं वो भी मैंने इसमें कवर की है। देखें बच्चों, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना भूल गई कि आपको कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लगानी है, बीट फॉर पीवाईक्यू, पीवाईक्यूज के लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगानी है, क्योंकि जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होगा, मान लो कि हमने आज ये टॉपिक पढ़ा, अगले दिन हम क्या करेंगे, इसके पीवाईक्यूज करेंगे। बिकॉज आपको मैं एक दिन का टाइम दूंगी ताकि जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको याद करें। मैं तुरंत बाद इसके पीवाईक्यूज नहीं करवाऊंगी बच्चों, बिकॉज आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि आपने इसको याद नहीं किया है। जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा मुश्किल होता है एकदम इतना सब कंटेंट याद करना, बिकॉज आप अभी 10th से आए हो 11th में। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि हम एक दिन लेक्चर अटेंड करेंगे, उसके अगले दिन हम उसके कम से कम 15 से 20 पीवाईक्यूज करेंगे और कुछ आगे के लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे। ओके बच्चों, तो पीवाईक्यूज और ये जो लेक्चर्स के नोट्स हैं इसका प्रिंट आपको निकलवाना ही निकलवाना है ताकि आप एक पोर्टफोलियो अच्छे से मेंटेन कर सके, ताकि जब भी एग्जाम हो, एग्जाम में रिवीजन से पहले आप ये इसको पढ़ सके, फिर एकदम से आप क्विक रिवीजन ले सके। तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं। देखो क्या है अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो देखो ये क्या कहते हैं, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। ये क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी एनसीईआरटी में इससे पहले ये जो टॉपिक है, इससे पहले अपना एनिमल किंगडम जो चैप्टर आता है उसके बारे में ये कह रहा है कि आपने एनिमल किंगडम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा है, बी इट यूनिसेलुलर बी इट मल्टीसेलुलर। अब आप सब कहेंगे कि विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर तो जो एनिमल किंगडम था वो सारे मल्टीसेलुलर थे, तो यहाँ पे इसने यूनिसेलुलर मेंशन क्यों किया। अब आप क्या कहेंगे कि इसने यूनिसेलुलर मेंशन क्यों किया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, प्रोटोजोन्स। उनको क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। उनको एक टाइम में हम एनिमल्स में इंक्लूड करते थे और एनिमल्स में इंक्लूड किया हमने, और प्रोटिस्टा तो हमें पता ही है वो क्या होते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूनिसेलुलर वर्ड इसलिए मेंशन किया है ताकि हमने जो प्रोटोजोन्स पढ़े थे किसके अंदर बच्चों, प्रोटिस्टा के अंदर, वो भी इसके अंदर इंक्लूड इन्होंने किए हैं। तो देखो, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस अ लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ एनिमल किंगडम। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये है, मान लो एक सेल है, मान लेती हूं मैं ये अमीबा है। क्या है बच्चों, ये अमीबा है। इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे, अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर। ये क्या है अपना अमीबा। अमीबा क्या होता है बच्चों, अमीबा होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है बच्चों, यूनिसेलुलर। तो इसके जितने भी फंक्शंस है, जो देखो ये लिविंग तो है ही, लिविंग रहने के लिए आपको सांस लेना जरूरी है, डाइजेशन जरूरी है और बहुत सारी चीजें जरूरी हैं जो आपको लिविंग रखती है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो यूनिसेलुलर के अंदर कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल करेगी। क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल करेगी। और जब अमीबा को रिप्रोडक्शन करना होगा तो भी ये सिंगल सेल डिवाइड करके क्या करेगी, बाइनरी फिजन। क्या करेगी बच्चों, बाइनरी फिजन। तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जो किसी ऑर्गेनिजम्स को क्या रखते हैं, लिविंग रखते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये कौन परफॉर्म करेगा बच्चों, ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। कौन परफॉर्म करेगा बच्चों, ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। जबकि
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर यही फंक्शन जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये जितने भी फंक्शंस हैं वो एक सेल की बजाय कौन करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स करेंगे। जैसे हमारे ब्रीदिंग के लिए हमारे पास क्या है, लंग्स है। डाइजेशन के लिए अपना क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। सर्कुलेशन के लिए अपने पास क्या है बच्चों, सर्कुलेशन के लिए अपने पास हार्ट है और साथ के साथ ब्लड वेसल्स है। इसके साथ साथ क्या है, एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास किडनी है। जबकि इसके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उसके अंदर यही फंक्शन, मतलब सेम बेसिक फंक्शन कौन कैरी करेगा, ग्रुप ऑफ सेल्स कैरी करेंगे इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर का मतलब क्या है, देखो एक बंदे को अगर 100 काम करने हो तो वो कितना कंफ्यूज हो जाएगा, ऑर्गेनाइज तरीके से वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम उसी काम को डिफरेंट डिफरेंट लोगों में बांट दें कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, आपको ये काम करना है, तो हर एक ग्रुप को हमने अलग अलग काम दे दिया तो वो काम अच्छे से होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए क्या कहेंगे कि जब हम काम को बांट देंगे तो वो काम कैसा होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगा। ओके बच्चों, अब एग्जाम्पल लिया है इन्होंने, अब क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जिसका नाम है हाइड्रा। जिसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रा। ओके, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा is made up of different type of cells and number of cell in each type can be in 1000। इन्होंने क्या कहा कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं, उनमें भी क्लासिफिकेशन है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब क्या है, जो कुछ एक सेल से बने हैं, मे बी वो 1000 हो सकती है, मे बी वो 100 हो सकती है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स में मिलियन एंड बिलियंस ऑफ दी सेल्स होंगी। तो देखो इन्होंने क्या कहा, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, ये कितनी सेल से मिलके बनी हुई है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है। और हर टाइप की सेल्स का नंबर कितना हो सकता है, 1000। कितना हो सकता है बच्चों, 1000। तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। तो जो ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा कोई कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है। जब आपने 9th में पढ़ा होगा पोरीफेरा, सिलेंट्राटा, टीनोफोरा, तो सिलेंट्राटा कहाँ आते हैं, पोरीफेरा के जस्ट बाद आते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो पोरीफेरा, सिलेंट्राटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, ये सब क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं है बच्चों। तो हमने क्या देखा, जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर कितनी सेल्स हैं, 1000 की रेंज में सेल्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है। ओके बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। देखो अब क्या आता है, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन ऑफ दिस सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हमारी जो ह्यूमंस की सेल है, हम ह्यूमंस है, हमारी सेल्स में हमारी जो बॉडी है उसमें अरबों से खरबों सेल्स हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ दी सेल हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सेल्स हैं वो मिलके काम कैसे करती हैं, ये कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करती हैं, कैसे इनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, ये सब चीजें हमारे इस चैप्टर का क्वेश्चन है। उसका आंसर क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा। क्या होगा बच्चों, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा। सिमिलर सेल का मतलब क्या होगा, जो दिखने में लगभग एक जैसी हैं, जिनकी स्ट्रक्चर भी थोड़ी थोड़ी कैसी हैं, सिमिलर है। देखो ये सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा और इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में एक सब्सटेंस होगा जिसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स या फिर इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरसेलुलर सब्सटेंस को मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं बच्चों, मैट्रिक्स। ओके, तो हमने क्या बोला कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर जो ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इसका मतलब ये है कि जब सिमिलर
सिमिलर सेल जो स्ट्रक्चरली क्या हो, थोड़ी बहुत सिमिलर हो या बहुत ज्यादा सिमिलर हो, वो मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को करेंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चों? टिश्यू। मतलब कि बहुत सारे लोग मिलके एक ही काम करें, उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। वैसे ही सिमिलर सेल्स मिलके क्या काम करें? एक स्पेसिफिक फंक्शन करें, उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। ओके बच्चों, अब ये जो सेल्स होती हैं, इनके बीच में, इनको साथ में रखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसको बोलेंगे हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसको मिला के हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चों? टिश्यू। ओके, जैसे हमारे स्टमक के अंदर के टिश्यूज हैं, वो क्या काम करते हैं? अपने अंदर HCl को प्रोड्यूस करना, ये बहुत सारे काम है, ये सारे मिलके करते हैं। इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना, तो वो क्या करवाएंगी? एब्जॉर्प्शंस करवाएंगी। तो हर एक टिश्यू जो होता है उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। क्या है बच्चों? स्पेसिफिक फंक्शन है। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। जब बहुत सारे ऑर्गन्स, देखो ऑर्गन कैसे बनेंगे? सबसे पहले क्या बनती है? सेल। बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती है बच्चों? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे? बॉडी। ये सीक्वेंस तो आप सबको पता होगा। सबसे पहले क्या बनती है? सेल, फिर बनता है टिश्यू, फिर बनता है ऑर्गन, फिर आता है ऑर्गन सिस्टम, फिर क्या बनती है? पूरी बॉडी। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे। You may be surprised to know that all complex animal consist of only 4 basic type of tissue. कितनी हैरानी की बात है कि करोड़ों एनिमल्स हैं। क्या है? करोड़ों टाइप्स के एनिमल्स हैं। करोड़ों एनिमल्स नहीं हो सकते, वो तो अरबों खरबों हैं टोटल मिला के देखे तो, लेकिन टाइप्स अगर हम देखें, जैसे कुत्ता है वो एक अलग टाइप है, बिल्ली है वो एक अलग टाइप है, कंगारू है वो एक अलग टाइप है। ऐसे देखे हम देखेंगे कि करोड़ों टाइप्स के एनिमल्स इस अपनी दुनिया में प्रेजेंट है। ओके बच्चों, इस दुनिया में क्या है? ये हमारे पास प्रेजेंट है। अब जो बात आती है वो क्या है? एक इंटरेस्टिंग बात, एक सरप्राइजिंग बात, वो क्या है कि जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर कितने टाइप के टिश्यूज पाए जाएंगे? तो हम कहेंगे ओनली 4 टाइप ऑफ टिश्यू। हमारी जो पूरी बॉडी है वो सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू से मिलके बनी हुई है। हमारी जो इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसके अंदर कितने टाइप्स ऑफ टिश्यू है? ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू हैं। ये टिश्यू क्या करेंगे? ये टिश्यू स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, मान लो जितने भी टिश्यू, मान लो टिश्यू का नाम मैंने 1 2 3 4 रख दिया। अभी मैंने आपको नाम नहीं बताए हैं, मैं उनका नाम रख देती हूँ 1 2 3 4। मान लो कहीं में 2 ज्यादा है, कहीं में 3 कम है, कहीं में 4 ज्यादा है, कहीं में टिश्यू नंबर 1 कम है। तो ये प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है और इनका पैटर्न भी वेरी कर सकता है। और होगा क्या? ये टिश्यू डिफरेंट प्रोपोर्शन और पैटर्न में ऑर्गेनाइज होके क्या बनाएंगे बच्चों? ऑर्गन। ऑर्गन में क्या आएंगे? स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। ओके बच्चों, जब 2 ऑर्गन्स, देखो टिश्यू से अब हमने क्या बना लिया? ऑर्गन्स, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में। सेल से हमने क्या बनाया बच्चों? अभी टिश्यू बनाया। अब हमें क्या बनाना है? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा? जब 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन जो क्या करें? एक स्पेसिफिक फंक्शन करें बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन कैसी हो सकती है? फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकती है और वो केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकती है। और ये क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एटसेट्रा। ओके बच्चों, तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपना क्या है? जैसे अपनी ईसोफेगस है, जो अपनी क्या है? फूड पाइप है, वो एक अलग ऑर्गन है। अपना जो स्टमक है वो एक अलग ऑर्गन है। अपनी जो इंटेस्टाइन है वो एक अलग ऑर्गन है। अपना जो लीवर है वो एक अलग ऑर्गन है। लेकिन जब ये तीनों चारों मिल जाएंगे तब क्या बनाएंगे वो? जब ये तीनों चारों को हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जोड़ेंगे, पहले हमने ईसोफेगस लगाया, फिर हमने स्टमक लगाया, फिर हमने इंटेस्टाइन लगाई, साइड में लिवर लगाया,
और बहुत सारी चीजें हमने आसपास ऐड की, तब क्या बना अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बना बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम क्या कहेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम कब बनेगा? ऑर्गन सिस्टम तभी बनेगा जब क्या हो बच्चों, जब हो हमारे पास क्या हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स क्या करें, या तो फिजिकली कनेक्ट करें या फिर केमिकली कनेक्ट करें। अब आप कहेंगे केमिकल इंटरेक्शन कैसे मैम? देखो, केमिकल इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि वो दूर दूर हो, वो क्या हो अपने दूर दूर हो, तो कॉमन सी बात है, जो पास पास नहीं है उनके फिजिकल इंटरेक्शन कैसे हो, उनको हम जोड़ सकते ही नहीं है उनको ऐसे। जैसे अपने पहले हमने क्या जोड़ा, अब अपना जो ईसोफेगस है वो स्टमक से जुड़ा हुआ है, स्टमक किससे जुड़ा हुआ है? अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है। तो ये सब क्या है? फिजिकल इंटरेक्शन। बट केमिकल इंटरेक्शन तब होगी जब जो ऑर्गन्स हैं वो क्या है, दूर दूर प्रेजेंट है। जैसे मान लो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मान लो अपनी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, अपने ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके बच्चों, अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने मान लो एक हार्मोन रिलीज किया, क्या रिलीज किया बच्चों? हार्मोन रिलीज किया। मान लेते हैं उस हार्मोन का नाम क्या है, टीएसएच। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नए नए नाम जो सुन रहे हो आप, ये हम पढ़ेंगे, बस आप एक एग्जाम्पल के तौर पे याद रखो। सबको पता है थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, यहां होती है, जबकि अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है, अपने ब्रेन में है। तो ये दोनों इंटरेक्ट कैसे करेंगे? ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे केमिकल सिक्रीशन से। केमिकल सिक्रीशन वो क्या है? हॉर्मोन्स है। तो इसीलिए इनको क्या बोला हमने, केमिकल इंटरेक्शन। क्या बोला बच्चों? केमिकल इंटरेक्शन। ओके बच्चों, अब क्या होगा, जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने अपने काम को डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपने अपने काम को डिवाइड कर लेंगे और क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी बॉडी को एक साथ चलाने के लिए। ये क्या करेंगे, अपने अपने काम को बांट लेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेशन का काम ले लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम ने ब्लड सर्कुलेशन का काम ले लिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ब्रीदिंग का काम ले लिया, ब्रेन ने न्यूरल सिस्टम का काम ले लिया। तो ये सारे सिस्टम मिलके हमें जिंदा रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? हमें जिंदा रख रहे हैं। अगर इनमें से एक सिस्टम काम ना करे तो हमारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तभी हम क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं या फिर ऑर्गन्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने अपने काम को डिवाइड कर लेंगे, अपने अपने काम को डिवाइड कर लेंगे। और काम को डिवाइड करके क्या करेंगे, ऐसा नहीं है काम को डिवाइड कर लिया और अपना अपना काम करें, नहीं, ये फिर काम को डिवाइड करने के बाद मिलके किसी भी बॉडी को जिंदा रखेंगे। क्या रखेंगे? किसी भी बॉडी को जिंदा रखेंगे। जैसे हम हैं, हमारे अंदर अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस ना हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम किसी वजह से खराब हो जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो ये सारी चीजें अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन ये काम अलग अलग करने के बावजूद भी इनका मेन मोटिव क्या है? देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना अलग काम कर रहा है, लेकिन इनका मेन मोटो क्या है? इनका, इन सभी का मेन मोटो एक ही है कि हम जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं उसको हम जिंदा रखें। जैसे मेरे अंदर अब मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो काम कर रहा है डाइजेशन का, मेरा हार्ट है वो सर्कुलेशन का काम कर रहा है, मेरे लंग्स है वो ब्रीदिंग का काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का काम कर रहे हैं। ये काम अलग अलग जरूर हैं, लेकिन इन सब का मोटो एक ही है कि भाई मैं रवीना को जिंदा रखूं। इन सब का मोटो क्या है कि मैं रवीना को जिंदा रखूं। सेम ऐसे ही मैं क्या कहना चाह रही हूं बच्चों, मैं बताना चाह रही हूं कि ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन अ वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ अ बॉडी एज होल। आई समझ में मैंने क्या बताया, कि अपने अपने काम को बांट लेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए। ओके बच्चों, हाँ जी, अब आगे चले। ये तो हो गया। एक सेकेंड,
एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। सॉरी। हाँ जी, अब आ रहा है व्यू। फुल पेज व्यू था शायद। हाँ जी, देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिए अब हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखो बच्चों, एक्चुअल में बात क्या है। हमने इंट्रो पढ़ लिया एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी का इंट्रो पढ़ सकते हो। मैंने एनसीईआरटी का इंट्रो स्किप नहीं किया। कई टीचर्स वो यहाँ से शुरू करते हैं, बट मैंने वहां से शुरू इसलिए किया ताकि अभी आप नए नए स्टूडेंट्स हो, आपको पढ़ने में, इंट्रो पढ़ने में भी प्रॉब्लम आएगी। कभी आप सोचो कि हमें यही समझ में नहीं आ रहा तो आगे का चैप्टर क्या समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया। अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एनिमल की जो बॉडी है, किसी भी एनिमल की जो बॉडी है वो सिर्फ 4 टाइप के टिश्यू से बनी है। 4 टाइप के टिश्यू से बनी है। ओके, एक बात और, कि किसी भी सेल की स्ट्रक्चर, किसी भी सेल की स्ट्रक्चर उसके फंक्शंस पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। मान लो कोई सेल अलग फंक्शन कर रही है तो उसकी स्ट्रक्चर अलग होगी। जैसे अपनी जो इंटेस्टाइन है उसकी सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अपनी लंग्स की सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अपनी जो हार्ट की सेल्स है उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनके फंक्शंस क्या है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, अब हम आगे चलते, देखो द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो स्ट्रक्चर है सेल की वो वेरी करती है, मतलब डिपेंड करती है किस पे? उनके फंक्शंस पे। टिश्यूज आर डिफरेंट एंड ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। हमने क्या बोला था कि हमारे अंदर कितने टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं? 4 टाइप के टिश्यू हैं। कौन कौन से? पहला का नाम है एपिथेलियल, दूसरे का है कनेक्टिव, थर्ड है मस्कुलर और फोर्थ है अपना न्यूरल। ठीक है, तो याद करो बच्चों कि कौन कौन से टाइप के टिश्यूज हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर है कौन कौन से टाइप के टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ओके बच्चों, अब हम सबसे पहले किस पे आएंगे? अपने एपिथेलियल टिश्यू पे। किस पे बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू पे। ओके, अब आता है एपिथेलियल टिश्यू। हाँ जी, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को हम नॉर्मली एक कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? एपिथीलियम। क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यू ना बोल के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपिथीलिया या फिर एपिथीलियम। ओके बच्चों, तो हमारी एनसीईआरटी की पहली लाइन ही ये कह रही है कि वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथीलियम। ओके, इस टिश्यू के पास क्या होगा? अब हम देखेंगे इस टिश्यू के पास क्या होगा? फ्री सरफेस होगी। देखो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू है या फिर एपिथेलियम है, वो क्या बनाएंगी? वो या तो कवरिंग बनाएंगी। क्या बनाएंगी? या तो कवरिंग, जैसे हमारी पूरी बॉडी की कवरिंग क्या है? स्किन। तो स्किन किसका टाइप हो गया? अपना एपिथेलियल टिश्यू का। अब या वो बना सकती है लाइनिंग। लाइनिंग का मतलब है अंदर की कैविटी को कवर करना। अब हमारा मुंह है, बाहर क्या है अपने मुंह के? स्किन है। जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे जो गालों के अंदर क्या है? स्किन है। वो भी क्या है? स्किन है, लेकिन वो किसका फंक्शन कर रही है? लाइनिंग का। किसका फंक्शन कर रही है बच्चों? लाइनिंग का। तो अपनी जो एपिथेलियल जो टिश्यू है उसके फंक्शन क्या है? या तो वो पूरी बॉडी को कवर करेगी, या तो वो किसका काम करेंगी? कवरिंग का। या फिर किसका काम करेंगी? लाइनिंग का। लाइनिंग का मतलब ये क्या है? जो कैविटीज हैं उसके अंदर का
पोर्शन बनाना, उसके अंदर को पोर्शन को कवर करना, वो क्या है, लाइनिंग है। तो हमने क्या बोला कि देखो इस पे लिखा हुआ होगा, हाँ जी, इट प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या प्रोवाइड करेंगे, कवरिंग या फिर लाइनिंग। कवरिंग का मतलब क्या है, बाहर से कवर करना, लाइनिंग का मतलब क्या है, अंदर से कवर करना। ओके बच्चों, अब ये जो टिश्यू है, ये जो टिश्यू है, इसके पास क्या है, फ्री सरफेस है। इसके कितने सरफेस होते हैं, 2 सरफेस। मान लो ये टिश्यू है, ये क्या है, वो टिश्यू है, इसके कितने सरफेस हैं, 2 सरफेस। पहला सरफेस आउटर सरफेस, क्या नाम है इसका, आउटर सरफेस। इसके अंदर वाला सरफेस इनर सरफेस। ओके बच्चों, पहला क्या है, आउटर सरफेस, फिर क्या है बच्चों अपना इनर सरफेस। ओके, आउटर सरफेस क्या करेगा, आउटर सरफेस क्या करेगा बच्चों, या तो ये आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस करेगा, किसको, आउटसाइड इन्वायरमेंट। जैसे अपनी स्किन है, इस स्किन के 2 सरफेस हैं, एक सरफेस जो बाहर वाला है, एक जो हमारी बॉडी से चिपका हुआ है। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, आउटर सरफेस की। तो ये क्या कर सकता है, ये कर सकता है आउटसाइड इन्वायरमेंट को फेस कर सकता है। जैसे कि हमारी स्किन के अंदर क्या हो रहा है, स्किन का जो आउटर सरफेस है वो किसको फेस कर रहा है, आउटसाइड इन्वायरमेंट को। या फिर ये किसको फेस कर सकता है, बॉडी फ्लूइड को। बॉडी फ्लूइड को कैसे फेस करेगा, आप देखते हैं। देखो अब हमारा स्टमक है, क्या है बच्चों, हमारा स्टमक है। स्टमक है, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, हमारा क्या है, स्टमक है। स्टमक के चारों तरफ भी एक लेयर होगी, चारों तरफ एक स्किन होगी। हमारी स्किन जैसी नहीं होगी, जो ऊपर की स्किन है वैसी नहीं होगी, बट उसके पास भी हर एक ऑर्गन के चारों तरफ एक पतली स्किन जरूर होती है। वो स्किन हमारी स्किन की तरह नहीं है, जो बाहर की स्किन है उसकी तरह नहीं है, वो ज्यादा डेलिकेट है, वो ज्यादा नाजुक है। तो उनके चारों तरफ क्या होगी, एक लेयर होगी। वो भी किसका टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। अब अपना जो स्टमक है, स्टमक के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, अपना बॉडी फ्लूइड, क्या है, ब्लड। तो सोच के देखो, जो स्टमक है, आंख बंद करके सोच के देखो, स्टमक है, स्टमक के चारों तरफ क्या है, स्किन है। तो वो स्किन किसको फेस कर रही है, स्किन बाहर के इन्वायरमेंट को फेस नहीं कर रही है। बाहर के इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, हमारे से बाहर, हमारी बॉडी से बाहर ये सब चीजें हैं, इसको फेस नहीं कर रही है। वो किसको फेस कर रही है, अपनी बॉडी के ही फ्लूइड को फेस कर रही हैं। जैसे ये मेरी स्किन है, वो किसको फेस कर रही है बच्चों, बाहर के इन्वायरमेंट को फेस कर रही है। लेकिन मेरे जो स्टमक है, स्टमक के बाहर जो स्किन है, स्टमक के जो बाहर क्या है, स्किन है, वो किसको फेस कर रही है, मेरी बॉडी के ही ब्लड को। तो हमारा बॉडी ब्लड क्या है, फ्लूइड ही तो है। तो हम क्या कहेंगे, दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच ईदर फेसेस द बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट। आई समझ में, आई बच्चों समझ में। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये कवरिंग भी प्रोवाइड करेगा या फिर लाइनिंग भी प्रोवाइड कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात वो क्या है कि जो अपनी सेल्स है, जो इस टिश्यू की सेल्स है, एक सेकेंड, क्या हुआ, जो ये टिश्यू है, इसकी सेल्स हैं, ये कंपैक्टली पैक्ड हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, जो ये टिश्यू है, जो अपना एपिथेलियल टिश्यू है, जो हमारी स्किन है, एग्जांपल ले लेते हैं हमारी स्किन, इसकी सेल्स बहुत ज्यादा पास पास पैकिंग में है। क्या है, बहुत ज्यादा पास पास पैकिंग में है। तो देखो, जितना ज्यादा टाइटली पैक होगी उतना ही कम इनके बीच में स्पेस होगा, और जितना कम इनके बीच में स्पेस होगा उतना ही कम इनके बीच में मैट्रिक्स होगा। तो कॉमन सी बात है। देखो, हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स तो हैं, लेकिन वो पोर्स हमें नहीं दिख रहे। तो सोच के देखो ये कितनी कंपैक्टली पैक्ड है। आई समझ में। तो मैंने क्या बोला, जो एपिथेलियल टिश्यू है उसकी सेल्स क्या है, कंपैक्टली पैक्ड हैं, और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है
वो बहुत ही कम है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी कम है और इनके बीच में स्पेस भी बहुत कम है। इनके बीच में स्पेस भी क्या है, बहुत कम है। ओके बच्चों, अब जो एपिथेलियल टिश्यू, जो ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसकी जो सेल्स है, मान लो ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल और ये सेल, ये जो सेल्स हैं बच्चों, ये एक मेम्ब्रेन पे रहेंगी। ये किस पे रहेंगी, एक मेम्ब्रेन पे रहेंगी। हमारी जो स्किन की सेल है, जो हमारी स्किन है, वो किसी से तो चिपकी हुई है ना, तो वो किस पे रहेंगी, वो एक लेयर पे चिपकी रहेंगी। उसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है बच्चों, ये मान लो ये वो लेयर है, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल टिश्यू किससे अटैच होता है, अपना एपिथेलियल टिश्यूज की सेल है, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होंगी ताकि वो बॉडी से अटैच रह सके। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो नॉन सेलुलर है। क्या है बच्चों, नॉन सेलुलर। मतलब क्या है, ये सेल से मिलके नहीं बनी। एक तरह से ये मान लो जो अपनी स्किन है, इसको चिपकाने के लिए, इसको किसी और चीज से चिपकाने के लिए गोंद जैसी एक चीज है, उसको हमने क्या नाम दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चों, ये नॉन सेलुलर है। नॉन सेलुलर का मतलब समझ रहे हैं आप सब क्या है, नॉन सेलुलर का मतलब है बच्चों कि वो किसी सेल से मिलके नहीं बनी, वो किसी सेल से मिलके नहीं बनी, वो क्या है, नॉन सेलुलर है। ये किससे बना, ये केमिकल किससे बना, ये किसी से तो बनी होंगी, वो केमिकल है। वो केमिकल किसने बनाया, वो केमिकल इन्हीं सेल्स ने बनाया। किसने बनाया बच्चों, इन्हीं सेल्स ने बनाया ताकि वो चिपकी रह सके। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन। क्या है बच्चों, वो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है। और नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन, तो ये केमिकल जो इसके अंदर है वो किसने सिक्रीट किया, वो इन्हीं सेल्स ने सिक्रीट किया। तो हम कहेंगे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का केमिकल है वो कौन सिक्रीट करेगी, तो वो सिक्रीट करेगी बच्चों एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स अपने लिए ही क्या करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन का केमिकल सिक्रीट करेंगी और क्या बनाएंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम क्या कहेंगे, द एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इट इज अ नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन made up of the chemical secreted by the epithelial cell। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को, इस पॉइंट को मेंशन इसलिए किया है बच्चों बिकॉज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछा गया था। अभी बाय चांस पूछ भी ले तो क्या प्रॉब्लम है, हमें छोटा सा तो कॉन्सेप्ट है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेलुलर है, वो केमिकल से मिलकर बनी हुई है। और वो केमिकल किसने सिक्रीट किया, एपिथेलियल सेल्स ने ही सिक्रीट किया है। ओके बच्चों, अब जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके टाइप्स है। एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उसके टाइप है, वो टाइप क्या है, सिंपल एपिथेलियम। पहला टाइप क्या है, सिंपल एपिथेलियम। दूसरा क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या होगा, सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मतलब जो सिंपल एपिथेलियम है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक सिर्फ एक ही लेयर होगी। क्या होंगी, एक ही लेयर होगी। एक ही लेयर का मतलब ये है कि जैसे 1 2 3 4 ये सेल्स होंगी। अब इनके नीचे और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट नहीं है, इनके नीचे क्या प्रेजेंट है, सीधी इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये इसकी क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एक तरह से ये मान लो ये टाइलें बिछी हुई हैं। टाइल क्या होती है, एक एक टाइल ही बिछाते हैं। तो ये सिंगल लेयर है। क्या है बच्चों, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। मतलब एक लेयर है जो क्या है, सिंगल लेयर है। मतलब उसमें सेल्स क्या है, ऐसे लाइनों में अरेंज है, एक सरफेस बना रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर और मेम्ब्रेन नहीं है, इसके ऊपर और सेल्स नहीं है, सिर्फ एक ही लेयर है सेल्स की। ओके, जैसे एक पतली चद्दर, हमने चद्दर को एक बार बेड पे चद्दर को बिछा दिया तो वो किस तरह का काम करेंगी, सिंपल एपिथेलियम। इनके फंक्शंस क्या होंगे, इनके फंक्शंस हैं
ये लाइनिंग का काम करेंगी। किसका काम करेंगी बच्चों? ये लाइनिंग का काम करेंगी। किस किस की? ये बॉडी कैविटीज को लाइन करेंगी, ये हमारी बॉडीज के अंदर जो भी डक्ट हैं उनको लाइन करेंगी, जो भी ट्यूब्स हैं उनको लाइन करेंगी। ओके बच्चों, आई समझ में? अब आता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा? द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ 2 or more cells layers has a protective function as it does our skin। देखो इसके अंदर क्या होगा, ये मान लो एक लेयर है, क्या है बच्चों? ये एक लेयर है, इसके नीचे दूसरी लेयर ऑफ सेल्स बनेंगी, फिर और लेयर ऑफ स्किन है, तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम है मल्टी लेयर्ड। क्या है बच्चों? मल्टी लेयर्ड। मतलब कितनी लेयर है? चद्दर के ऊपर चद्दर, चद्दर के ऊपर चद्दर, चद्दर के ऊपर चद्दर। तुम उस बेड पे 3-4 चद्दरें बिछाई ही जा रहे हो, वो किसका काम करेंगी? कंपाउंड एपिथेलियम का। किसका काम करेंगी बच्चों? कंपाउंड एपिथेलियम का। कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन है कवरिंग करना, और उसको क्या करना? किसी भी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखना, जैसा कि अपनी स्किन। अपनी जो स्किन है वो मल्टी लेयर्ड है। क्या है बच्चों? हमें इसकी सेल्स दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये कैसी हैं? मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? जो अपना एपिथेलियल टिश्यू है वो 2 तरह का हो सकता है, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। बच्चों सिंपल एपिथेलियम में क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ स्किन होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? लाइनिंग बनाना। क्या फंक्शन इनका? अंदर से कवरिंग करना, किसकी? डक्ट की, ट्यूब्यूल्स की, या फिर हमारी बॉडी कैविटीज की। ठीक है, फिर आता है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम का क्या फंक्शन? देखो कंपाउंड एपिथेलियम किससे बनी है? 2 और मोर लेयर से बनी है, मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा लेयर से बनी है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, जैसा कि अपनी स्किन करती है, जैसा कि अपनी स्किन करती है। हमारी स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है, तो ये भी क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। क्या है बच्चों? प्रोटेक्शन। ओके, अब हम आगे बढ़े। हाँ जी, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारा का सारा मटेरियल जो अभी बोर्ड पे चल रहा है वो आपको मिलेगा इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और इसके अंदर लगभग सारा कंटेंट है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके बच्चों, हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में क्या था? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। क्या था बच्चों? दिख रहा है ये? हाँ जी दिख रहा है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स क्या होंगी? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, अब जो सिंपल एपिथेलियम है उसको हमने आगे डिवाइड किया। क्या डिवाइड किया? उनको आगे डिवाइड किया, बिकॉज जो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी, अब ये सेल्स कैसी हैं? ये सेल्स कैसी हैं? इनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनार। किस किस में डिवाइड किया हमने? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोल्यूमिनार। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या हो गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखें अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम की जो सेल्स होंगी वो बहुत ज्यादा पतली होंगी। जैसे ब्लेड है, ब्लेड कितना पतला होता है, इससे भी ज्यादा पतली होंगी, बिल्कुल ही ज्यादा क्या होंगी? पतली होंगी। और ये कैसी होंगी? फ्लैट। क्या होंगी? फ्लैट। तो स्क्वेमस एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, मतलब कि क्या? बिल्कुल चिपकी हुई सेल, मतलब कि बिल्कुल चपटा सेल। चपटी सेल्स होती है ना, चपटी सेल बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट सेल से बना होगा।
और इनकी बाउंड्रीज कैसी होंगी, इरेगुलर। इरेगुलर बाउंड्रीज का मतलब क्या है, देखो इसकी बाउंड्री कैसी है, ट्रायंगुलर, इसकी बाउंड्री कैसी है, सर्कुलर, इसकी बाउंड्री कैसी है, स्क्वायर। तो हमें इन शेप का पता है, ठीक है। तो जो इन इरेगुलर का मतलब क्या है, इरेगुलर का मतलब है जिनकी शेप का कुछ नहीं अता पता, जिनकी शेप का कुछ नहीं अता पता, तो हम क्या कहेंगे, हाँ जी, इरेगुलर बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि उसकी बाउंड्री की कोई शेप नहीं है, मतलब कोई भी शेप नहीं है। ना हम उनको ट्रायंगुलर कह सकते, ना हम उनको क्यूबॉइडल कह सकते, ना हम उसको स्क्वायर कह सकते, ना हम उनको ये मान लो कि रेक्टेंगल कह सकते। तो उनकी जो बाउंड्री है उसकी शेप क्या नहीं है, डिफाइंड नहीं है बच्चों। ओके बच्चों, अब देखो आई समझ में। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इरेगुलर बाउंड्रीज क्वेश्चन आ सकता है। स्क्वैमस एपिथेलियम की जो सेल्स होती है उनकी रेगुलर बाउंड्रीज होती है, इरेगुलर होती है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इरेगुलर बाउंड्रीज उनके पास होती हैं। ओके, ये इनकी शेप है, देखो इरेगुलर बाउंड्रीज है, कुछ अता पता नहीं है इनकी शेप का, ऐसे ऐसे है। ये कैसी है, फ्लैटेंड सेल्स। क्या है बच्चों, फ्लैटेंड सेल्स। अब इनकी लोकेशन क्या है, इनकी लोकेशन क्या है कि ये हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर पाई जाती है। जो हमारी ब्लड वेसल्स क्या, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज। तो जितनी भी अपनी कैपिलरीज है, वेन्स है, आर्टरीज है, इनकी तीनों की वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। ओके बच्चों, और जो ब्लड वेसल्स की स्क्वैमस एपिथेलियम होती है उनका एक स्पेसिफिक नाम है जिसका नाम है एंडोथीलियम। क्या है बच्चों, एंडोथीलियम। तो हमसे पूछे कि एंडोथीलियम किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो हम क्या कहेंगे, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज। तो बच्चों याद रखना है कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है अपनी ब्लड वेसल्स की, उनका स्पेसिफिक नाम है, वो नाम क्या है, एंडोथीलियम। क्या है, एंडोथीलियम। अब इनके बीच में डिफरेंस भी हम पढ़ेंगे, तो ये डिफरेंस हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। बस अभी आप ये ध्यान रखो कि इनकी लोकेशन क्या है, ये ब्लड वेसल्स की वॉल में पाई जाती है। ये कहाँ मिलेगी, एयर सैक ऑफ लंग्स। एयर सैक ऑफ लंग्स का मतलब क्या है, एल्व्यूलाई। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एल्व्यूलाई की बात कर रहे हैं बच्चों। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि इनकी लोकेशन पहली क्या थी, ब्लड वेसल्स की वॉल। सेकंड लोकेशन क्या है, एयर सैक ऑफ लंग्स, दैट इज एल्व्यूलाई। तो ये हमें कहाँ मिलेंगे बच्चों, ये हमें मिलेंगी एल्व्यूलाई के अंदर। जो एल्व्यूलाई होती है, जो ऐसी ऐसी एल्व्यूलाई होती है, जो उसकी बाहर की जो कवरिंग है वो कौन बनाएंगी, स्क्वैमस एपिथेलियम बनाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, एयर सैक ऑफ लंग्स में ये पाई जाएंगी। फिर आता है ये बोमन कैप्सूल, जो अपना नेफ्रॉन का ये जो बोमन कैप्सूल है बच्चों, देखो ये बोमन कैप्सूल है। ये बोमन कैप्सूल की भी जो ये लेयर बना रही है ऊपर की, ये भी कौन बनाएंगे बच्चों, ये भी बनाएंगे अपनी स्क्वैमस एपिथेलियम। ये अपनी एनसीईआरटी में इस पॉइंट पे तो मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने इधर मेंशन इसलिए किया बिकॉज ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जब हम एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नाम मेंशन कर दिया है। तो इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होंगे बच्चों, ये हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल में मिलेगा, एयर सैक ऑफ लंग्स में मिलेगा और बोमन कैप्सूल में ये हमें मिलेंगी। ओके, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना, मतलब ऐसी बाउंड्री, ऐसी सरफेस बनाना जहां से क्या हो, डिफ्यूजन हो। डिफ्यूजन क्या होता है पता होगा, डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंस मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो देखो यहाँ पर जो एल्व्यूलाई होती है, क्या होती है बच्चों, एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई के अंदर किसका डिफ्यूजन होता है, गैसेस का। CO2 क्या जाएगी, बाहर जाएगी और O2 यहां से अपनी बॉडी के अंदर आएंगी। अब बोमन कैप्सूल में किसका डिफ्यूजन होता है, बोमन कैप्सूल में मान लो यहाँ पे ब्लड आया, ये जो ब्लड है, इस ब्लड से
जितने भी कंपोनेंट है उनका डिफ्यूजन यहाँ पे होगा। तो स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। क्या है बच्चों? डिफ्यूजन बाउंड्री को बनाना। ओके, हाँ जी। अब देखते हैं आगे। अब आता है अपना क्यूबॉइड। हाँ जी, अब सही है। यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी। तो हम ये पहन लेते हैं। देखिए अब आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल से हमें क्या पता चल रहा है? क्यूब लाइक। तो ऐसी सिंपल एपिथेलियम जिसकी जो सेल्स होंगी उनकी शेप कैसी होंगी? क्यूब लाइक। कैसी होंगी? क्यूब लाइक। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियम बच्चों। ठीक है, अब इनकी लोकेशन कहाँ होगी? ये लोकेशन है इनकी, पहली लोकेशन क्या है? पहली लोकेशन है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। देखो, किसी ने अगर ये पढ़ा है पहले से तो मैं आपको बता दूं, 10th में पढ़ी होगी ना आपने, ये पीसीटी होती है, ये लूप ऑफ फैनले होता है, डीसीटी होती है, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। याद है बच्चों? आई याद? देखो, ये क्या था अपना? बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में कौन सी पाई जाती है? स्क्वैमस। तो और बाकी जो ट्यूब्यूल हैं, जो अपनी नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल हैं, उन ट्यूब्यूल्स के अंदर कौन सी एपिथेलियम पाई जाएंगी बच्चों? उनके अंदर पाई जाएंगी अपनी कौन सी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मतलब जो इनकी अंदर की जो लेयर्स होती हैं वो कौन बनाएंगी? इनकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। क्या है? सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। मैं ऐसे कर देती हूँ, ज्यादा उसमें चीजें फोकस नहीं हो रही थी। देखो, तो हमने क्या बोला? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स कैसी होंगी? क्यूब लाइक होंगी। इनकी लोकेशन क्या है? पहली लोकेशन हमने क्या पढ़ी कि ये जो नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल्स होती है, नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स में क्या क्या आता है? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फैनले, कलेक्टिंग डक्ट। तो इनकी जो लाइनिंग कौन बनाएगा बच्चों? वो बनाएंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन क्या है इनका? सिक्रीशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। ये सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन कैसे होता है ये उस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन अभी हमें याद करना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। किसके अंदर? किसके अंदर बच्चों? किसके अंदर? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर। एक इंपॉर्टेंट नोट क्या है, जो मैंने अभी क्या बताया था, ये हमने बताया था अभी, ये ऐसे 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 ऐसे, हाँ जी। तो ये क्या था अपना? बोमन कैप्सूल। जो ये पीसीटी होती है, जो ये पीसीटी होती है, इस पीसीटी की जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये इस पीसीटी क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के ऊपर ऐसे और बारीक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगी। तो ये क्या बनाएंगी बच्चों? इनको बोलेंगे विलाय और इनको बोलेंगे माइक्रोविलाय। तो हम क्या कहेंगे कि जो पीसीटी होती है नेफ्रॉन की, उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? माइक्रोविलाय और विलाय। आई बच्चों? तो हम क्या कहेंगे कि जो पीसीटी होती है अपनी, किसकी? नेफ्रॉन की, उनके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो है, लेकिन उसके साथ साथ उसके पास एक स्पेसिफिक चीज है जो है माइक्रोविलाय और साथ में क्या है? विलाय। विलाय और माइक्रोविलाय कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। वो कहाँ होंगी? अपनी पीसीटी में। ये क्वेश्चन नीट में 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, फिर देखो क्यूब लाइक दिख रही है, तो ये क्यूब लाइक सेल्स होंगे, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये ऐसी हो गई। ओके जी। अब इसका सेकंड फंक्शन, ये क्या बनाएंगी? डक्ट ऑफ ग्लैंड। क्या बनाएंगे बच्चों? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स होती है उनकी डक्ट को बनाएंगी। जैसे ये क्या है? अपनी टेस्टीज, ये है ओवरीज। तो ये ओवरीज और टेस्टीज जो होती हैं उनके अंदर भी पाई जाती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का दूसरा नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या नाम है बच्चों इसका?
जर्मिनल एपिथीलियम। जर्मिनल एपिथीलियम क्यों है? क्योंकि ये टेस्टिस और ओवरीज के अंदर किसका काम करेंगी? जर्म सेल्स का काम करेंगी। जर्म सेल्स क्या होती हैं? जर्म सेल्स होती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? गैमेट्स को। और गैमेट्स कॉमन सी बात है कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे? ओवरीज और टेस्टिस में ही प्रोड्यूस होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि क्यूबॉइडल एपिथीलियम का एक दूसरा नाम है, वो क्या है? जर्मिनल एपिथीलियम। बिकॉज वो क्या बनाएंगी? इनर लाइनिंग बनाएंगी किसकी? टेस्टिस की और ओवरीज की, जो एक्ट करेंगी जर्म सेल्स की तरह और क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमेट्स। तो हमसे क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथीलियम इज नोन एज जर्मिनल एपिथीलियम, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे क्यूबॉइडल एपिथीलियम। रीजन क्या है? ये जो अपनी टेस्टिस है और ओवरीज है उनकी लाइनिंग्स को बनाएंगी और ये लाइनिंग की जो सेल्स होंगी वो जर्म सेल्स की तरह काम करेंगी और जर्म सेल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, इनका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या है बच्चों? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलिए बच्चों, अब अपनी कौन सी रहेगी? हाँ जी, देखो अब आता है कोल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या है बच्चों? कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार एपिथेलियम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये कॉलम जैसी होंगी, ऐसे ऐसे कॉलम के जैसी होंगी। और कॉलम सेल्स कैसी होती हैं? लंबी होती है और सिलेंडर टाइप। सिलेंडर मतलब गोल गोल टाइप होती हैं, मतलब सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर वैसी ही स्ट्रक्चर होती है, इसलिए वैसी सेल्स का नाम है सिलेंडर। उसके लिए बायो में वर्ड यूज करते हैं सिलेंडर। ओके, तो हम क्या कहेंगे? ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है किसकी? टाल एंड सिलेंडर सेल्स। और इनके जो न्यूक्लियाई होंगे वो इनके बेस पे होंगे। उनके न्यूक्लियाई कहां पे प्रेजेंट होंगे? बेस पे प्रेजेंट होंगे। अब इनकी लोकेशन क्या है? इनकी लोकेशन है कहां पे? ये लाइनिंग बनाएंगी किसकी? स्टमक की और इंटेस्टाइन। किसकी बच्चों? स्टमक की और इंटेस्टाइन की ये लाइनिंग बनाएंगी। एक इंपॉर्टेंट नोट कि अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो कोल्यूमिनार एपिथेलियम है उनके पास विलाय और माइक्रोविलाय होती हैं। अब मैंने ये बात पहले बताई थी कि जो पीसीटी है उसके पास क्यूबॉइडल सेल्स हैं और उन क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर क्या है? विलाय और माइक्रोविलाय। लेकिन जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके पास कैसी सेल्स हैं? कोल्यूमिनार सेल्स हैं और उनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों? विलाय एंड माइक्रोविलाय। अब बात यह आती है कि इनका फंक्शन क्या है? विलाय और माइक्रोविलाय का फंक्शन क्या है? तो आप पहले भी इसके बारे में 10th में पढ़ चुके हैं कि ये जो विलाय और माइक्रोविलाय होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इनका फंक्शन है एब्जॉर्प्शन के एरिया को बहुत ज्यादा इंक्रीज करना। क्या करना? एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। ओके, तो ये क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करेंगे। अब आता है इनका फंक्शन क्या है कोल्यूमिनार एपिथेलियम का? जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम का था वैसे ही कोल्यूमिनार एपिथेलियम का क्या फंक्शन है बच्चों? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या फंक्शन है बच्चों? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में फोकस करेंगे। अब देखो, अब आता है अपना एक एपिथेलियम जिसका नाम है सीलिएटेड एपिथेलियम। इस पे बार बार क्वेश्चन आ चुके हैं तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिया क्या होते हैं? देखो, जो विलाय होती है वो कैसी होती है? फिंगर लाइक। क्या होती है? फिंगर लाइक। ओके, जो सीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हेयर लाइक। कैसे होते हैं? हेयर लाइक। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला? जो विलाय होती हैं वो कैसी होती हैं? फिंगर लाइक। जो सीलिया होते हैं वो कैसे होते हैं? हेयर लाइक। तो ऐसी एपिथेलियम कौन सी? स्क्वैमस एपिथेलियम पे कभी क्या प्रेजेंट नहीं होंगे बच्चों? स्क्वैमस एपिथेलियम पे क्या प्रेजेंट नहीं होते? सीलिया। ये किस पे प्रेजेंट होंगे? या तो कोल्यूमिनार एपिथेलियम पे प्रेजेंट होंगे या फिर क्यूबॉइडल के ऊपर प्रेजेंट होंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी सेल्स या तो कोल्यूमिनार एपिथेलियम की सेल्स या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स, उनके पास उनका जो फ्री सरफेस, जो उनका आउटर सरफेस है, ये जो आउटर सरफेस है ये तो इनर था, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है। तो अगर इनके जो फ्री सरफेस है उसके पास क्या है?
हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको बोलेंगे सीलिया, तो उनको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। इनके फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है पार्टिकल को या फिर म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना। मतलब ऐसी ऐसी जगह है जहां पर जो उनके अंदर जो भी सब्सटेंस है उनकी मूवमेंट स्पेसिफिक डायरेक्शन में होनी जरूरी है, उन्हीं को वहां पे क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे मान लो हम खांसी लेते, मान लो अपने गले के अंदर कुछ चला गया तो वो बाहर आ जाता है। वो बाहर क्यों आता है, जैसे बलगम होता है, जैसे किसी को खांसी हो जाती है तो बाहर की तरफ आता है। बाहर कैसे आएगा वो, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अपने जो ट्रैकिया है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सीलिएटेड एपिथेलियम। और जैसे ही सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट है वो क्या चाहती है कि कोई भी सब्सटेंस हमारे लंग्स के अंदर ना जाए ताकि हमारे लंग्स को डैमेज ना हो। वो मूवमेंट क्या, उनकी मूवमेंट कहाँ चलती रहती है, बाहर की तरफ। सीलिया जो होते हैं वो ऐसे मूवमेंट करते हैं कि वो बाहर की तरफ कोई भी सब्सटेंस को निकाल सके। तो वैसे ही सेम इसी तरह ये प्रेजेंट होंगी और ये म्यूकस को या फिर किसी भी पार्टिकल को मूव करवा सके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ये कहां पे प्रेजेंट होंगी बच्चों, ये प्रेजेंट होंगी इनर सरफेस ऑफ होलो ऑर्गन्स। ये जो होलो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उनके इनर सरफेस पे प्रेजेंट होंगी। कौन कौन से ऑर्गन, ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब। जो हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ऐसी यूट्रस है, ये अपनी फेलोपियन ट्यूब है, ये अपनी ओवरीज है। तो देखो यहाँ पे एग प्रोड्यूस हुआ, एग प्रोड्यूस से यहाँ पे स्पर्म आने से क्या बना, जाइगोट बना। अब जाइगोट डिवाइड करते 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 कहाँ आएगा, यूट्रस में, बिकॉज बेबी को कहाँ इम्प्लांट होना है, यूट्रस में। तो इसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक है, क्या है बच्चों, इसकी डायरेक्शन क्या है, स्पेसिफिक है। और इसी डायरेक्शन के स्पेसिफिक होने का रीजन क्या है, सीलिया। क्या है, सीलिया। फेलोपियन ट्यूब में क्या होंगे, सीलिया। वही जाइगोट को कहाँ मूव करवाएंगे, यूट्रस की तरफ। तो हम क्या कहेंगे, फेलोपियन ट्यूब में भी क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम। ब्रोंक्यूल क्या होती है बच्चों, अपने लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया डिवाइड होके क्या बनाती है, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स बनाती हैं। तो वो भी क्या होती है, डक्ट्स होती है, उनके पास भी क्या है, सीलिया होते हैं, ताकि कोई भी बाहर का सिस्टम, बाहर की चीज हमारे लंग्स के अंदर एंटर ना करे, वो उनको एक्सपेल कर दे बाहर की तरफ और हमारे मुंह से वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए। इनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फेलोपियन ट्यूब है और ब्रोंक्यूल है उनके पास किस टाइप की एपिथेलियम है, तो हम कहेंगे सीलिएटेड कोल्यूमिनार। क्या है बच्चों, सीलिएटेड कोल्यूमिनार। तो इनके अंदर कैसे टाइप की सेल्स प्रेजेंट है बच्चों, सीलिएटेड कोल्यूमिनार। मतलब इनकी जो फेलोपियन ट्यूब है और साथ की साथ क्या है बच्चों, साथ की साथ इसके पास क्या है, अपना फेलोपियन ट्यूब के साथ ब्रोंक्यूल, इनके अंदर कोल्यूमिनार सेल्स प्रेजेंट है और उनके पास क्या है, सीलिया। तो बच्चों अभी मैं टाइम देख लेती हूँ कितना हो गया, ओहो काफी टाइम हो गया, चलो कोई नहीं। तो मैंने आपको ये बता दिया है, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम PYQs करेंगे और हम इस चैप्टर को सिक्योर कर लेंगे कि अगर इस चैप्टर में से, इस टॉपिक्स में से जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से कोई क्वेश्चन आए अपना नीट में तो या फिर बोर्ड में, वो हमारा क्वेश्चन कभी भी किसी भी हालत में गलत ना हो और हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। आई होप आपको इस सेशन का पहला लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तब हमारी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें वो प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी तरह का इशू हो हम उसको सोल्व करेंगे। आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं किया, आपने सोचा कि हम ऐसे ही पढ़ाई करेंगे टाइम पास, तो आप रहने ही दो। जिसने अच्छे से पढ़ाई करनी है वो लेक्चर्स को देखो, पढ़ो, इम्प्लीमेंट करो और उसको रिवीजन ट्रैक पे लेके आओ। ओके बच्चों, थैंक यू।